हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6। इसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज का ये जो लेक्चर है ना दोस्तों, ये होने वाला है सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन और फिर हमने किसकी बात की थी? तो ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो आइए आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके बारे में। यहाँ पर ना हम लोगों को दो थियरीज के बारे में पढ़ना है। पहली थियरी का नाम क्या है? माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और दूसरा थियरी कौन सा है भाई? आइए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखो दोस्तों, दूसरा यहाँ पे थियरी दिया गया है थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो इन दोनों थियरीज को हमें यहाँ पे पूरा अच्छे से स्टडी करना है। तो चलो भाई शुरू करें। सब लोग तैयार हो? तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा फर्स्ट थियरी है, ये किसने दिया था? तो देखो दोस्तों, ये दिया गया था इनके द्वारा। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, और इन्होंने अपनी कौन सी बुक में ये थियरी को दिया था? तो ये बुक का नाम आप देख सकते हो, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पब्लिश कब हुआ था? 1798 में। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब इसका नेक्स्ट मतलब जो इसका अगला एडिशन था, उन्होंने ना उसमें मतलब कुछ कंक्लूजन ऐसे थे जिनको क्या किया दोस्तों? मॉडिफाइड किया। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा है कि पूरा मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस प्रोपाउंडेड दिस थियरी इन हिज बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन 1798। ठीक है, एंड मॉडिफाइड सम ऑफ इट्स कंक्लूजन्स इन द नेक्स्ट एडिशन, जो कब आया था? 1803, यानी कि 1803 में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो माल्थस साहब है ना, वो कहते क्या है पॉपुलेशन को लेकर के? तो उन्होंने कहा, मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और सच्ची में ऐसे ऐसे हम देखते भी हैं, है ना, रियल वर्ल्ड में भी हम ऐसा ही देखते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन है ना दोस्तों, वो कैसे इंक्रीज होता है? तो ये इंक्रीज होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा कि हर बार ये दोगुना होते जाता है। जैसे आप देखो, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही होगा, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, राइट, डी, वो क्या होता है? वो सेम होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। देखो ये इस प्रकार से बढ़ता है, जैसे मान लो कि 2 है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मैं बात कर मतलब बता रही हूँ। देखो ये क्या होगा, ये इसका दोगुना हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो पॉपुलेशन है ना, वो ग्रो होता है। जबकि अगर मैं फूड सप्लाई की बात करूँ दोस्तों, तो ये कैसे इंक्रीज होता है? तो ये इंक्रीज होता है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो सेम रहेगा। जैसे ये 1 से 2 हुआ, 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई हो रहा था 2 से, लेकिन इसमें एक 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 करके बढ़ रहा है। तो इसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझेगा कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो तेजी से हो रहा है, जबकि फूड सप्लाई क्या हो रहा है बच्चों? वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये ऑब्वियस सी बात है भाई, इम्बैलेंस तो क्रिएट होगा ही ना, क्योंकि पॉपुलेशन एकदम तेजी से बढ़ रही है, जबकि फूड सप्लाई जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो बताओ, कमी तो आएगी ही ना, लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी, राइट। तो वही बोला गया है कि दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। तो इसी वजह से पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में क्या क्रिएट होता है दोस्तों? इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ मेजरमेंट भी है, यानी हम क्या कर सकते हैं, कुछ सावधानियां हैं जो रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा माल्थस साहब क्या कहते हैं कि माल्थस स्टेट्स दैट करेक्शन ऑफ द इम्बैलेंस कैन बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रिवेंटिव चेक्स। यानी इन्होंने बताया कि हम कैसे ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, बराबर। तो ये कहते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं क्या? प्रिवेंटिव चेक्स सच एज लेट मैरिज, यानी कि शादी जो है वो लेट से किया जाए। ठीक है, मतलब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी कर सकते हैं ना, लेट मैरिज, क्योंकि जब शादी देर से होगी तो पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा मोरल रिस्ट्रेंट, इसका मतलब क्या होता है? मोरल रिस्ट्रेंट मतलब क्या हुआ? जैसे कि क्या सही है क्या गलत, देखो अगर लोगों को अच्छे से बता दिया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी वो क्या कर सकते हैं, जो फैमिली प्लानिंग है वो कर सकते हैं, बराबर। तो वही बात यहाँ पे दी गई है, ये सब प्रिवेंटिव चेक्स में आ जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कुछ और बातें की है। इन्होंने ना पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स के बारे में भी बताया। नेचुरल चेक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे नेचुरल कैलामिटीज जो आती रहती है दोस्तों, है ना, कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गया, तो इसके कारण भी क्या होता है? देखो इन्होंने बोला है कि नेचुरल चेक्स ऑपरेट एंड वॉश आउट द एक्सेस पॉपुलेशन, यानी जो एक्सेस पॉपुलेशन होता है ना, उसको ये क्या करते हैं, मतलब वो खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगा, तो लोगों का तो नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे। ठीक है,
सो बैलेंस इज मेंटेन, तो इसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस जो बैलेंस है, ठीक है, वो मेंटेन हो जाता है पॉपुलेशन और जो फूड सप्लाई है उसके बीच का, ठीक है। सो हाउ एवर प्रिवेंटिव चेक्स आर मोर डिपेंडेबल आउट ऑफ द टू, यानी सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है दोस्तों, तो वो है हमारा प्रिवेंटिव चेक्स, यानी देखो लोगों को जागरूक करें, ठीक है, लेट से मैरिज करें, फिर यहाँ पे मोरल रिस्ट्रेंट दिया है ना, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो वही बोला गया प्रिवेंटिव चेक्स आर मोर डिपेंडेबल आउट ऑफ द टू, मतलब इन दोनों में से ज्यादा डिपेंडेबल यानी ज्यादा रिलायबल कौन सा हो सकता है, दिस प्रिवेंटिव चेक्स, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो ये थियरी था दोस्तों, कौन सा थियरी था, माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, यही इसका नाम था ना, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये थियरी को अच्छे से पढ़ लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे दोस्तों हमारे दूसरे थियरी की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको मालूम होगा ही, है ना, हम लोगों ने पहले ये पढ़ा है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सर्वाइवल रेट के बारे में। आओ एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, बर्थ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ बर्थ्स अकरिंग पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी रेट। यानी बर्थ रेट किसको कहा जाता है, तो देखिएगा एक साल में मतलब ड्यूरिंग अ ईयर वहां पे 1000 लोगों पे जो भी पॉपुलेशन है उस पे कितना जन्म हो रहा है, राइट, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बर्थ रेट कहते हैं, ठीक है। और डेथ रेट किसको कहते हैं, तो वही पर 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डेथ रेट कहते हैं। सर्वाइवल रेट किसको कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है भाई, सर्वाइवल रेट निकालने का तरीका ये रहा, बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा सर्वाइवल रेट, है ना, कितने लोग भाई सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो देखो ना, कितनों ने जन्म लिया, कितनों की मृत्यु हुई, फिर आप देख लो वहां पे सर्वाइवल रेट क्या होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये क्या है भाई, तो द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वॉज गिवन बाय, किन्होंने इसको दिया था, तो देखिएगा इनके नाम देख लो भाई, जैसे इसको दिया था किसने दिया था, तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस साहब ने, वैसे ही यहाँ पे भी नाम है, ठीक है, जिन्होंने ये थियरी को दिया था उनके नाम जरा देख लो, AJ कोल एंड EM हूवर, देख रहे हो कैसे कैसे नाम है, तो इन्होंने ये वाली थियरी को दिया था, ठीक है। अब इनकी बुक क्या थी भाई, मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये नाम को अंडरलाइन कर लेना, ओके। इनकी बुक थी दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज, पब्लिश्ड इन 1958, ओके। अब ये थियरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी कंट्री, हर एक कंट्री जो है वो पास होते हैं 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के जो 3 स्टेजेस है ना दोस्तों, वहां से ये पास होते हैं हर एक कंट्री, ठीक है। So this theory explains the transition from high to low birth rates and death rate, ठीक है। चलो अब हम इसके स्टेजेस की बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बहुत इजी है, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेज जो है दोस्तों, इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जिसको जहां पे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है कि लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी यहाँ पर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है ना बच्चे, वो काफी लो होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है आप समझिएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो फर्स्ट स्टेज है ना दोस्तों, ये जनरली जानते हो कौन से कंट्रीज में हमें देखने के लिए मिलता है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो अभी डेवलप हुई ही नहीं है, ना ही डेवलपिंग सिचुएशन में है, तो ऐसे जो कंट्रीज होती है ना, वहां पर ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज कुछ अवेलेबल नहीं है ना, हेल्थ फैसिलिटीज है ना कुछ है, तो लोग जन्म तो ले रहे हैं, वहां के जो लोग हैं ज्यादा उन लोगों में एजुकेशन भी नहीं है, क्योंकि जब लोग एजुकेट होंगे तब तो उनको पता चलेगा कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो फिर वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे भी मतलब ज्यादा क्या होते हैं, वहां पे बर्थ भी ज्यादा होती है और मृत्यु भी ज्यादा होती है। क्यों मृत्यु ज्यादा हो रही है, क्योंकि अगर किसी को कुछ बीमारी हुई तो हेल्थ फैसिलिटीज तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो लोग मरेंगे ही, है ना। यानी जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है, और इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना दोस्तों, वो कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि इट इज प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड प्रिमिटिव स्टेज, देख रहे हो, मतलब ये पहले की बात है, जो जहाँ पे अभी मतलब मान लीजिए कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है तब की बात यहाँ पे की जा रही है। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं है, और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे देखो क्या होता है, द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या होते हैं दोस्तों, वेरी हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव पास थ्रू दिस स्टेज, यानी जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना दोस्तों, वो यहाँ से पास होती हैं,
ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सच एज मास लिटरेसी, इलिटरेसी, यानी कि यहाँ पे इलिटरेसी ज्यादातर करके होता है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। एंड इकोनॉमिक कहा गया, ये देखो सुपरस्टिशन, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास होता है लोगों में। मास पॉवर्टी, यानी ग्रेट लेवल पे भाई गरीबी भी होती है। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्सी, अब ये ऑर्थोडॉक्सी क्या है, आओ मैं आपको बताती हूँ, कहाँ पे तो मैंने लिखा था, यस, ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कन्वेंशनलिटी, यानी जो पुरानी मान्यता होती है, पारंपरिक, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कन्वेंशनलिटी, ठीक है, यानी कि ऑर्थोडॉक्सी, बराबर। इसके अलावा लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, यानी कि महामारी का फैल जाना, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग जन्म तो लेते हैं लेकिन भाई उसी स्पीड से मर भी जाते हैं, ठीक है। सो लेड टू लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यस एवरीवन, 1921 के पहले हमने देखा था ना ट्रेंड्स इन वो पॉपुलेशन ग्रोथ में, देखा था कि नहीं, कि 1911 से 1921 में क्या हुआ था, जो हमारा पॉपुलेशन का मतलब जो ग्रोथ रेट है ना दोस्तों, वो चला गया था माइनस में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां आई थी, तो ये सब कारण हो सकते हैं नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के। ओके, समझ में आया? तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेज। देखो यहाँ पे इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताया भी गया है, मैं आपको बताती हूँ। देखो जब ये वाली सिचुएशन थी, ये वाली 1921 के पहले, देख रहे हो, ये है बच्चों हमारा बर्थ रेट, ये है डेथ रेट। तो देखो बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी क्या है दोस्तों, हाई ही है, यानी ऊपर ही है, देख रहे हो आप सभी लोग। तो हम ये फर्स्ट स्टेज में थे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो फर्स्ट स्टेज है ना, वो वहां पर हम कब थे, इस टाइम पे थे, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो तेजी से क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। तो देखो अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे करके मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो रही है। तो इसके कारण क्या होगा, देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ द सेकंड स्टेज, ठीक है। यानी आप समझ जाओ कि अगर आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, यानी हम सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं। ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकंड स्टेज है वो ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट स्टार्टेड फॉलिंग रैपिडली, यानी इकोनॉमिक, मान लीजिए अगर इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो लोगों के पास पैसे आएंगे, अब पैसे आएंगे तो भाई वो अपना इलाज अच्छे तरीके से करा पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेथ रेट है ना, इसमें हमें कमी देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो बर्थ रेट है भैया वो तो बढ़ ही रहा है ना, रिमेन हाई। सो दिस लेड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो लोग जो है वो मर तो ज्यादा रहे नहीं है, जन्म होते जा रहा है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही होगा ना, धमाका हो जाएगा पॉपुलेशन का, समझ रहे हैं आप सभी लोग। सो ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन द सेकंड स्टेज, यानी जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं, हम कहाँ पर है भाई, सेकंड स्टेज में है, क्योंकि डेथ तो तेजी से हो नहीं रही बल्कि जन्म यहाँ पे ज्यादातर करके हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर इन द सेकंड स्टेज, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू द थर्ड स्टेज, यानी अब हम थर्ड स्टेज में एंटर करने के कगार पे हैं, यानी समझ जाओ कि अब हम थर्ड स्टेज में एंट्री करने ही वाले हैं। देखो लिखा है ना, वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू द थर्ड स्टेज, मतलब एक कुछ दिन में, हम कुछ समय बाद हम एंटर कर भी जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड स्टेज। अब हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड स्टेज की, विच इज लो और स्टेबल पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन है ना बच्चे, वो लो एंड स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तेजी से होता है, अर्बनाइजेशन भी। सो इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन फैलेगा, है ना, सब लोग लिटरेट होंगे, एंड कॉन्शियसनेस अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर भी लोगों में जागरूकता आएगी कि हाँ हमें मतलब किस प्रकार से रहना चाहिए, हम अच्छी क्वालिटी की लाइफ जो है वो कैसे जी सकते हैं, ठीक है सबको। क्योंकि देखो आप सोचिए ना कि ये एक घर है, ठीक है, ये दूसरा घर है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं कि इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा ही मैंने कुछ ज्यादा ही आगे बता दिया। चलो हम मान लेते हैं इसमें 10 लोग रह रहे हैं और इसमें 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, घर तो उतना ही है, तो बोलो क्या होगा इनका, देखो दोनों का घर जो है ना, दोनों का बराबर है, इसको भी इतनी जगह मिली है, इसको भी इतनी जगह मिली है। अब इसी में 10 लोग रह रहे हैं, इसी में 2 लोग रह रहे हैं, तो बताइए किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा अच्छा होगा, इनका, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनको ज्यादा स्पेस मिलेगा रहने के लिए, और भी जो भी इनका इनकम होगा दोस्तों उस हिसाब से भी यहाँ पे इनको फैसिलिटीज ज्यादा मिल पाएंगी, राइट। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि लोगों में, देखो ये थर्ड स्टेज में क्या होता है कि लोगों में कॉन्शियसनेस आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर के, विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट टेंड टू डिक्लाइन, ठीक है।
यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों डिक्लाइन होते हैं, दोनों में कमी आती है। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर इन दिस स्टेज, यानी जो भी डेवलप्ड नेशन है ना दोस्तों वो इसी स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, ठीक है। यानी वहां पे समझो कि पॉपुलेशन स्टेबल है, जितने जन्म ले रहे हैं ठीक है उतनी मृत्यु होती है, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। बर्थ रेट भी धीरे ही हो रहा है और डेथ भी जो है वो धीरे ही हो रहा है, ठीक है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया, इंडिया का बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देख सकते हो। यस एवरीवन, मैं आपको बताती हूँ, देखो 1901 में बर्थ रेट हमारा कितना था भाई, 49.2 एंड डेथ रेट वाज आल्सो नहीं सेम नहीं था, 42.6, मतलब लगभग हम कह सकते हैं दोनों भी हाई मतलब ऊपर ही थी। फिर 1911 में भी देख लो भाई ज्यादा ही है, फिर 1921 में 46, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे कमी देखने मिली। एंड देन 1931 में आप देख सकते हो धीरे धीरे करके ये कम हुआ, और अभी अगर मैं 2011 की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा बर्थ रेट इज दिस एंड द डेथ रेट इज दिस। तो बताओ पॉपुलेशन बढ़ेगा कि नहीं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो होगा ही, है ना, क्योंकि डेथ रेट देखो ना भाई, डेथ रेट है हमारा 7.48 और बर्थ रेट देखो 20.97। तो बताओ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली सिचुएशन बनेगी कि नहीं, इसीलिए तो हम लोग पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पे जा चुके हैं। समझ रहे हैं आप सभी लोग। चलो ये डायग्राम दिया गया, इसको देख लेना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताया गया किस किस प्रकार से। देखो ये डेथ रेट कैसे कैसे करके कम हुआ, बर्थ रेट भी पहले ज्यादा था फिर धीरे धीरे करके कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आज की भी सिचुएशन की मैं बात करूं तो डेथ रेट क्या है भाई, कम है और बर्थ रेट ज्यादा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये दोनों थियरीज। तो अच्छे से पढ़िएगा, जिन्होंने दिया था कौन सी बुक में दिया था और ये बुक कब पब्लिश हुआ था, तो ये सारे जो ईयर्स है ना आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब इसके आगे क्या आएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देख रहे हैं आप सभी लोग, ये 1961 है जहां पर बस इतने ही लोग थे, है ना, फैमिली के अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 लोग। अब देखो भाई 2011 देख रहे हैं कितना तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हुआ है, ठीक है, मतलब 2011, ये 1961 2011, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस मुझे ये थियरी ही आप लोगों को पढ़ाना था। तो आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा आगे वाले बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी हम धीरे धीरे करके खत्म कर लेंगे, और बाकी इकोनॉमिक्स के आपके चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय एवरीवन।